जो है पेपर एनालिसिस कर रहा हूँ और पिछले लेक्चर में मैंने आपको जो है 15 क्वेश्चन डिस्कस कर दिया था। ये क्वेश्चन नंबर 16 है जो 2020 का पेपर है केमिस्ट्री का। क्वेश्चन ये रहा, मेजरिंग जीटा पोटेंशियल्स इज़ यूजफुल इन डिटरमाइन विच प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस। यानी आपको ये बताना है कि जीटा पोटेंशियल से हम क्या मेजर करते हैं। ये आपका ऑप्शन है। ऑप्शन में जो है साइज ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल है, विस्कोसिटी है, सॉल्युबिलिटी है, स्टेबिलिटी ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल है। करना क्या होगा आपको, एनसीईआरटी पे जाइए। एनसीईआरटी 12th वाले पे जो है पार्ट फर्स्ट में पेज नंबर 141 पे ये दिया है। ठीक है, ये आप लाइन पढ़ेंगे तो वहाँ मिलेगा कि स्टेबिलिटी ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल्स के लिए होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, 4th एनसीईआरटी में। लेकिन कैसे होगा मैं ये चीज़ें आपको बताता हूँ। तो इसका आंसर हो गया 4th। ये रहा, जैसे मान लीजिए कि आपका कोई ये AgNO3 है, ये साल्ट है, और ये है Ki है, पोटेशियम आयोडाइड है। ये एक्सिस में है, किस में है, एक्सिस में। तो होगा क्या, ये टूटेगा तो ये है Agi बन जाएगा आपका, साथ में Ki बनेगा तो K पॉजिटिव I माइनस और जो है NO3 माइनस। ऐसा क्यों, जब ये एक्सिस में होगा तो होगा क्या, ये साल्ट है टूटेगा तो इससे क्या बनेगा, Ag पॉजिटिव NO3 निगेटिव। ये टूटेगा, इससे क्या बनेगा, K पॉजिटिव I माइनस। तो ये एक्सिस है तो ये किसके साथ कंबाइन कर लेगा, ये Agi के साथ। तो ये क्या बनेगा, Agi का आपका सॉल्व बन गया। सरफेस केमिस्ट्री क्वेश्चन है तो ये आपका सॉल्व बन जाएगा। अब होगा क्या कि अगर ये Agi का आपका सॉल्व बन गया है तो ये आपका सॉल्व रहा। अब I तो एक्सिस में है, ध्यान दीजिएगा, तो I में एक्सिस में है तो इसका जो है ये निगेटिव वाला, तो इसके ऊपर जो है चार्ज आ जाता है। मान लो माइनस है, ये कौन सा वाला है, I का है। ये आपका सॉल्व बन गया, I माइनस, ये I माइनस वाला सॉल्व हो गया। अब इसके ऊपर अगर ये दूसरा लेयर बन जाता है ये, तो जो आपका ये फर्स्ट लेयर है ये फिक्स होता है, फिक्स्ड होता है, और दूसरा जो लेयर बनता है ये कैसा होता है, ये यहाँ से जा सकता है। इसे कहेंगे डिफ्यूज लेयर है। ये जो मोबाइल लेयर कह सकते हैं, हट सकता है, ये डिफ्यूज लेयर है या मोबाइल लेयर है। ये कैसे कहेंगे, डिफ्यूज लेयर है। ये फिक्स लेयर है और ये मोबाइल लेयर है। तो अगर इसके ऊपर निगेटिव चार्ज है तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इस सरफेस केमिस्ट्री में इसका डिटेल में पढ़ाऊंगा। और आप जानते हैं अगर पॉजिटिव और नेगेटिव में अगर कोई कैपेसिटर पढ़ा होगा, ये पढ़ा होगा, कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर पे नेगेटिव चार्ज होता है और एक कैपेसिटर पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इनके बीच क्या पैदा हो जाती है, पोटेंशियल। और का पोटेंशियल डिफरेंस भी पता कर सकते हैं। तो क्या, मेजरिंग जीटा पोटेंशियल। तो इसको क्या बोलेंगे, इसके बीच जो पोटेंशियल, इसको क्या बोलते हैं, जीटा। इसे बोलते हैं जीटा पोटेंशियल। यही है जीटा पोटेंशियल। इस लेयर के, ये जो आपका लेयर है, ये वाला लेयर है, और ये जो आपका लेयर है, ये इन दोनों के बीच में, इसका नाम होता है जीटा पोटेंशियल्स। ये जीटा पोटेंशियल्स, जैसे कैपेसिटर होता है ऐसे ये, तो जीटा पोटेंशियल कहलाती है। और ये जीटा पोटेंशियल क्या करेगी, ये आपका बना क्या था, ये क्या बना है, सॉल्व। तो सॉल्व बना है तो इस पर नेगेटिव चार्ज है, तो इस पर कौन सा आया, पॉजिटिव चार्ज वाला। तो करेगा क्या, क्या पैदा कर दिया, स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल पार्टिकल। ये जो पार्टिकल हैं इसके बीच में क्या पैदा हो जाएगी, स्टेबिलिटी। जीटा पोटेंशियल ना बनता, जब ये नेगेटिव चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके बीच में क्या पैदा होगी। अगर कोई दो लेयर हैं, दो प्लेट्स हैं, कैपेसिटर, ये तो बोलते हैं दो प्लेट्स हैं, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव चार्ज हो तो उसके बीच में पोटेंशियल डेवलप हो जाती है। फिजिक्स में पढ़ा होगा। तो यहाँ भी तो है, ये डिपेंड, ये कैसे डिपेंड करेगा कि ये नेगेटिव है पॉजिटिव, ये डिपेंड करता है इससे। हुआ क्या, इस पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। तो जब ये Agi बनेगा तो Agi वाला जो है I इसके ऊपर क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाते हैं, एडजॉर्ब हो जाते हैं, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आता है। तो पार्टिकल, अब होता क्या है, ये कोलाइडल पार्टिकल को ही तो बनाया जाता है ऐसा कि अगर सॉल्व बन जाए और वो बनी रहे, स्टेबिलिटी आ जाए। तो कोलाइडल पार्टिकल को स्टेबल करने के लिए बनाई जाती है।
तो ये लेयर के बीच में जीटा पोटेंशियल होती है और पोटेंशियल कहती है कि जो कोलाइडल पार्टिकल बना है वो वही बनी रहे, स्टेबल रहे। इसीलिए जो है हम इसको जो है मेजरिंग करते हैं। तो पूछा कि काहे के लिए करते हैं? साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल, इससे कोई मतलब नहीं। काहे लिए करते हैं? विस्कोसिटी गाढ़ा हो जाए, कोई मतलब नहीं। काहे करते हैं? सॉल्युबिलिटी के लिए, यानी घुल जाए, कोई मतलब नहीं। काहे के लिए करते हैं? कोलाइडल पार्टिकल जो बने, सॉल बने, वो स्टेबल है। कोलाइड्स पढ़ाएंगे आपको तो बताएंगे कि एक होता है ट्रू सॉल्यूशंस, एक होता है कोलाइडल सॉल्यूशंस, एक होता है सस्पेंशंस। जिस सस्पेंशन और ट्रू सॉल्यूशन के बीच जो साइज होती है उसे बोलते हैं कोलाइड। जैसे आटा, आपकी जो आटा होती है ये भी कोलाइड्स होते हैं, पढ़ाएंगे आपको। पानी के साथ क्या कर लेता है ये? एक होता है लायोफिलिक, एक होता है लायोफोबिक, सब बताएंगे। लायोफिलिक यानी अट्रैक्ट होता है, मिल जाता है। कुछ लोग पानी से दूर भाग जाते हैं, नहीं मिलते हैं, तो उसे लायोफोबिक्स कहते हैं। तो कोलाइडल पार्टिकल, आटा की जो पार्टिकल की साइज होती है उस पार्टिकल के जो है उसको स्टेबल करके बनाया जाता है। तो एक तरीका ये भी होता है कि आप जो है किसी साल्ट को लीजिए, किसी के साथ मिला के कोलाइडल पार्टिकल बनाइए और उनको बीच में पोटेंशियल डेवलप करिए। उस पोटेंशियल का नाम होता है जीटा पोटेंशियल। तो ये नेगेटिव वाला हो गया और ये पॉजिटिव वाले लेयर हो गए, इनके बीच में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 17 है। कह रहा है कि एन इंक्रीज इन द concentrations and increase the concentrations of the reactants of a reactions leads to change in। पहला ऑप्शन कोलोजन फ्रीक्वेंसी, दूसरे में एक्टिवेशन एनर्जी, तीसरा है हीट ऑफ रिएक्शंस, फोर्थ ऑप्शन है थ्रेशोल्ड एनर्जी। इसको आप बता दें कि आपके ये एनसीईआरटी का सवाल ये भी है। एनसीईआरटी का पेज नंबर है, आपको बता देता हूँ कौन से पेज पे है। तो एनसीईआरटी 12th है, पार्ट फर्स्ट है, पेज नंबर 115 पे है। एनसीईआरटी में 12th वाला है, 12th का जो पार्ट फर्स्ट पार्ट है उस पे जो है उसका पेज नंबर जो है 15 पे। ठीक है। सिंपल सा सवाल है कि अगर आप कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं तो क्या होगी। चलो देखते हैं। हमने मान लो एक फिक्स लिया अमाउंट में कि एक पार्ट लिया और उसमें मान लो मैंने रिएक्टेंट के अमाउंट फिक्स कर लिया। उसमें रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट मतलब क्या है कि एक तरह का उसमें वाटर होगा और कुछ उसमें जो है रिएक्शंस करा रहे हैं। जैसे सिंपल तरीके से कि आप सिंपल तरीके जानिए कि थोड़ा सा वाटर है और उसमें आपने जो है कोई सोल्यूट पार्टिकल डाले हुए हैं। तो ऐसे मान लो सिंपली जान लो, आप समझ लो चीनी डाल दिया या नमक डाल दो। तो जब पानी में नमक डालेंगे तो उसका जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से टूट जाएंगे। तो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन खूब घुमा करेंगे। आप उसमें और बढ़ा दीजिए। जब आप कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, नमक और बढ़ाएंगे, तो आपका जो एरिया है, वॉल्यूम है, जगह उतनी रहेगी। तो उसमें क्या हो जाएगी, जो बढ़ाएंगे तो लोग और पास पास आ जाएंगे, यानी क्या हो जाएगी, टक्कर बढ़ सकती है, टकराव बढ़ जाएगी। जैसे मान लो ये रूम में है, इसमें 4 लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा लोग कर देते हैं तो ज़्यादा लोग का कर देंगे, इसका मतलब क्या होगा, इंसान को बढ़ा दिया यानी रिएक्टेंट बढ़ा दिया। तो क्या होगी, उतने बड़े एरिया में क्या होगी, टकराव बढ़ जाएगी। तो जब टकराव बढ़ेगी तो एक डिफिनीशन होती है किसी यूनिट एरिया में
कितना टक्कर हुआ है, छोटे मोटे यूनिट यानी एक छोटी यूनिट इकाई में कितना टकराव हुआ है, उसे बोलते हैं कोलिजन्स। ठीक है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं उसी को। तो देखो कह रहा है थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड मतलब क्या, कोई ऐसे अवस्था में आ जाए कि जस्ट स्टार्ट होने वाली है। जैसे मान लो आप यहाँ तक पहुँचे हैं कि बस आप डॉक्टर बनने वाले हैं, तो एक थ्रेशोल्ड लेवल पहुँच गए। तो रिएक्टेंट को बढ़ाने से कोई थ्रेशोल्ड मतलब नहीं है, यानी एक्टिवेशन एनर्जी को किसी कम कर दिया। तो कोई सो रहा है, उसको आप ऐसा बात बोल दो कि भैया तुम्हारे घर पे कितना ज़्यादा प्रॉपर्टी पड़ी कि सो रहे हो, कुछ करो ऐसा, तो हो सकता है वो उसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी थी वो कम हो गई, यानी वो एक्टिव हो गया। तो इससे कोई मतलब नहीं। हीट ऑफ रिएक्शंस, इससे कोई मतलब ही नहीं, यानी आप जो बढ़ा रहे हैं डाल रहे हैं उससे मतलब है। एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब होता है कि कोई चीज़ जो है बहुत सुस्त पड़ा हो, ऐसा समझ लो, उसे बोलते हैं। एक्टिव का मतलब ये नहीं होता है कि बहुत एक्टिव है, बहुत काम कर रहा है। एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब आप बाहर से एनर्जी दीजिए और वो एक थ्रेशोल्ड पे आ जाए, तब उसे बोलते हैं बाहर से एनर्जी प्लस एक्टिवेशन एनर्जी। तो यानी ये वर्ड होगा कोलिजन फ्रीक्वेंसी, यानी आप कोई चीज़ मिलाएंगे, जब उसमें कंसंट्रेशन आप रिएक्टेंट बढ़ाएंगे तो क्या होगा, टकराव बढ़ जाएगी, टकराव बढ़ेगी तो इसका मतलब कोलिजन बढ़ेगा, यानी एक पर यूनिट एरिया में कितनी टकराव हुई है, तो उसे क्या बोलेंगे, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तो आप इसको आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाने से कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। अगला सवाल एनसीईआरटी का लाइन है, आप उसमें लाइन में देखेंगे तो मिलेगा आपको। ये भी छोटा सा सवाल है, थ्योरेटिकली सवाल है, बायोलॉजी वाला है। कह रहा है कि फॉर द फॉलोइंग्स the following metal ion activates many enzymes participate in the oxidations of glucose to produce ATP and with sodium is responsible for the transmissions of nerve signals। पहला कह रहा पोटेशियम्स, दूसरा है आयरन, तीसरा है कॉपर और चौथा है आपका कैल्शियम। ये भी एनसीईआरटी का ही पॉइंट है। ठीक है, एनसीईआरटी जो है आपकी 11th वाली है। ठीक है, पार्ट फर्स्ट का है और इसका पेज नंबर जो आप जाएंगे, पेज नंबर पे आप 298 पे ये लाइन लिखा हुआ है, इसका पेज नंबर जो है 298 पे जाइए और ये सेम लाइन लिखी हुई है पेज नंबर 298 पे। क्या लिखा होगा वहाँ पे आप देखेंगे तो वहाँ पे एक लाइन लिखा होगी, पोटेशियम्स आयन आर द मोस्ट एबंडेंट कैटायन विथ इन सेल फ्लूइड्स, दे एक्टिवेट मेनी एंजाइम, फिर कामा लगा होगा, पार्टिसिपेट इन द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एटीपी। ये लाइन लिखा हुआ है, यानी पूरी मैंने एनसीईआरटी की लाइन पढ़ दिया। एनसीईआरटी का पेज नंबर पे देखिए लाइन लिखा होगा। तो यानी ये पोटेशियम जो होती है पार्टिसिपेट करती है, ठीक है, कि ग्लूकोज जो है से एटीपी बनती है। ये लाइन लिखा, मैंने बोला लाइन लिखा हुआ है।
पोटेशियम आयन आर द मोस्ट एबेंडेंट कैल्शियम कैटायन, पोटेशियम आयन आर द मोस्ट एबेंडेंट कैटायन विथ इन सेल फ्लूइड्स, फिर कामा लगा है दे एक्टिवेट मेनी एंजाइम्स, फिर कामा लगा है पार्टिसिपेट इन द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एटीपी। तो इसका मतलब है कौन सी करेगी, यानी पोटेशियम। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। तो जो लाइन लिखा है वो लाइन भी यही लिखा है, पढ़ लो चाहे, मेटल आयन एक्टिवेट मेनी एंजाइम्स, तो उसमें लिखा है पोटेशियम बहुत सारे एंजाइम्स को क्या करती है, एक्टिवेट करती है। ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, यानी जब इसको यूज करेंगे तो ग्लूकोज से क्या पैदा होगी, एटीपी, ये भी लाइन उसी लाइन में लिखा हुआ है। एंड विथ सोडियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नन, आप जानते हैं सोडियम पोटेशियम नर्व ट्रांसमिशंस के लिए यूज करते हैं, आपसे पढ़े होंगे बायोलॉजी में, तो एनसीईआरटी का ये लाइन्स है, केमिस्ट्री में भी है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 18 हो गया, 19 देखते हैं। कह रहे हैं ऑन इलेक्ट्रोलिसिस of dilute sulfuric acid using platinum electrode, the product obtained at anode will be, पहला SO2 गैस, दूसरा ऑप्शन है हाइड्रोजन गैस, तीसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन गैस, फोर्थ ऑप्शन है H2 गैस, H2S गैस। ठीक है, एनसीईआरटी पे अगर आप देखेंगे तो 12th वार्डे में एनसीईआरटी जो है आपका 12th है, पार्ट फर्स्ट में है, और पेज नंबर आप जो है पेज नंबर 86 पे देखेंगे, 86 पे। मैं इसको जो है हमारा ट्रिक है, मैं इसे बताएंगे, लिख बेसर का नाम अली मंजन करफी कटकोनी सनपब, यानी हम जब आपको पढ़ाएंगे, ये तो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, पढ़ाता हूँ तो बताता हूँ कि ये सीरीज़ है, ऐसे करके लिख, ठीक है, लिख बेसर का नाम, ठीक है, ऐसे करके आएंगे आप, लिख बेसर का नाम अली मन, यहाँ तक। अगर ये लोग किसी के साथ हैं, जैसे LiCl है, KCl है, NaCl है, MgCl2, अगर इनका आप लिसिस करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो ये लोग कैटायन हैं। तो जो कैटायन होता है वो अपोजिट चार्ज होती है, यानी कैटायन होगा तो कैथोड पे जाएगा और एनायन होगा तो एनोड पे जाएगा। ये लोग कहीं नहीं जाएंगे, लिख बेसर का नाम अलीमन, ये कहीं नहीं जाएंगे, ये मेरा अपना खुद का ट्रिक है, ये कहीं नहीं जाएंगे। तो होता क्या है, जैसे मान लीजिए जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो एक एनोड होता है और एक क्या होता है, कैथोड्स। तो मान लो 2 रॉड है, ये मान लो आपका सोल्यूशंस है, तो एक एनोड है एक कैथोड है, ये पड़ा हुआ आपका, तो मान लो एनोड है और ये कैथोड है। इसमें क्या है आपका सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 है, तो H2SO4 टूटेगा तो क्या बनेगा, टूटेगा तो बनेगा ये आपका, मान लो स्ट्रांग एसिड है, टूट गया तो H पॉजिटिव बन जाएगा और सल्फेट नेगेटिव बन जाएगा, ध्यान देना। तो हाइड्रोजन है तो लिख बेसर का नाम अलीमन, अगर ये नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा इनके जगह पे, तो इनके पे हाइड्रोजन जाएगा। हमारा ट्रिक है लिख बेसर का नाम
अलीमन, अगर ये हैं तो ये नहीं जाएंगे, इनके जगह पे कौन जाएगा? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन क्या है? पॉजिटिव, तो कहाँ जाएगा? पॉजिटिव है तो कहाँ जाएगा? कैथोड पे। तो कहाँ निकलेगा? कैथोड पे। तो ये कैथोड पे चले जाएंगे। तो देखो ये तो हो गया, ये तो कहाँ जाएगा? ये पॉजिटिव है तो कहाँ जाएगा? कैथोड पे। तो किस फॉर्म में जाएगा? H2 के फॉर्म में। तो कहाँ चला गया ये? कैथोड पे। सल्फेट है, हमारा एक ट्रिक है, अगर कोई एनायंस नेगेटिव चार्ज रखता है लेकिन सिंगल है, जैसे Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस ऐसे करके हैं, तो वो खुद जाएंगे, तो वही जाएंगे। लेकिन मैंने एक लाइन लिखाया था कि अगर कोई एनायन ऑक्सीजन रखता है, ध्यान देना, जैसे OH माइनस, NO3 माइनस, CO3 माइनस 2, ठीक है, या SO4 माइनस 2, तो इसमें से ऑक्सीजन जाएगा। ये हमारा खुद का ट्रिक है। अगर कोई एनायन ऑक्सीजन रखता है, कोई एनायन क्या रखता है? ऑक्सीजन, तो देखो SO4 माइनस 2, इसका मतलब क्या रखे? ये एनायन है लेकिन क्या रखे हैं? ऑक्सीजन। तो यहाँ से कौन जाएगा? ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन जाएगा। तो ऑक्सीजन के पास कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। तो कहाँ जाएगा? पॉजिटिव वाले पास। किस फॉर्म में जाएगा? O2 के फॉर्म में। तो ये कहाँ जाएगा? एनोड के ऊपर। तो आपका आंसर हो गया। चेक कर लो, ये लाइन पढ़ लो क्या लिखा है। ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड द प्रोडक्ट ऑब्टेन एनोड्स। आंसर हो गया। एनोड पे क्या मिलेगा आपका? ऑक्सीजन। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड वाला। तो चाहे आप ट्रिक से सॉल्व कर जाए, एनसीईआरटी पढ़िए, कभी भी आपको टेंशन नहीं लेना। लिख बेसर का नाम अलीमंजन, अलीमन, यानी जैसे NaCl है, KCl है, Mg, एग्जाम्पल ले लो। मान लो हमने कहा NaCl को आपने इलेक्ट्रोलिसिस किया, तो कौन कहाँ जाएगा? तुरंत आप अपना श्लोक पढ़िए। लिख बे सर का नाम अलीमन, लिख बे सर का, आ गया ये सोडियम आ गया, ये जाएगा? नहीं जाएगा। कभी भी लाइफ में ध्यान रखना, इलेक्ट्रोलिसिस अगर होती है तो किसी एक चीज़ की नहीं होती। जैसे आपने इसको किस में डाला? वाटर के अंदर, तो ये खुद टूटेगा और साथ में वाटर भी टूटेगा। तो लिसिस किसकी होती है? इसका भी होगा और साथ में वाटर का भी होता है। तो ये टूटेगा तो Na पॉजिटिव बनेगा, Cl नेगेटिव बनेगा, और वाटर का भी लिसिस होती है, तो वाटर क्या टूटेगा? H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। ये नहीं जाएगा तो कौन जाएगा? ये नहीं जाएगा क्योंकि हमारे लिस्ट में है। तो कौन जाएगा? H2। तो H2 कहाँ जाएगा? पॉजिटिव है तो कहाँ जाएगा? नेगेटिव, यानी कहाँ जाएगा? ये कैथोड पे निकलेगा। इन दोनों में क्या करेगा? ये हमने कहा अगर कोई रखता है एनायन, अगर Cl है, Br है, यानी वही एनायन है, सिंगल है, तो वही जाएगा। तो कौन जाएगा यहाँ पे? Cl माइनस जाएगा। तो Cl माइनस किस फॉर्म में जाएगा? Cl2 के फॉर्म में। नेगेटिव है तो कहाँ जाएगा? एनोड पे जाएगा। तो बाकी क्या करेगा? ये आपस में रिएक्शंस कर लेंगे और सॉल्यूशन कैसा बन जाएगा? NaOH। तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? बेसिक्स। तो एक चीज़ मैंने पढ़ाया था, जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो नेचर चेंज हो जाती है। इलेक्ट्रोलिसिस में नेचर चेंज होता है। तो ये आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ाऊंगा मैं, लेकिन मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, इसलिए कुछ हिंट दे देता हूँ। तो आपको क्वेश्चंस मिल गया कि अगर कोई एनायन रखता है ये, तो उसमें ऑक्सीजन जाएगा। तो आपका आंसर हो गया ऑक्सीजन। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर जो है 20 है। ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेसिक अमीनो एसिड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेसिक अमीनो एसिड्स। बेसिक अमीनो एसिड्स, ठीक है, ऑप्शन लिख देता हूँ। पहला ऑप्शन है लाइसिन, दूसरा ऑप्शन है आपका सेरीन, तीसरा ऑप्शन है आपका एलेनिन, और चौथा ऑप्शन है आपका टायरोसिन्स। ठीक है, ये भी आपका एनसीईआरटी का ही है। तो जो है आप एनसीईआरटी में इसको देख सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन ये है, मैं एनसीईआरटी का पेज नंबर आपको दिखा रहा हूँ।
तो अगर आप देखेंगे एनसीईआरटी में ये जाइए 12th वाले में पार्ट सेकंड वाले में पेज नंबर 421 पे 421 नंबर पेज पे आपको जो है 421 नंबर पे देखेंगे ये चीज़ मिलेगी। ठीक है ठीक, याद रख लो, ऐसे लिख लो बेहाल, परेशान रहता आदमी तो लिख लो बेहाल। बे का मतलब क्या है? हाल, यानी जो बेसिक वाले होंगे वो यही तीनों होंगे। ठीक है, तो अब मिलाते हैं एच, ए और एल। एल तो मिल गया, एल का मतलब क्या हो गया? लाइसिन। तो लाइसिन कौन सी जगह? बेसिक। तो लिख लो और सबको लिख लो, बेहाल के नीचे लिख लो। लाइसिन तो आपका मिल गया, तो बाकी ये नहीं होंगे, तो दो और कौन होंगे? तो एच फार लिखो। एच का मतलब होता है हिस्टिडीन्स और ए का मतलब होता है आर्जिनिन्स। हिस्टिडीन यानी एच से, यानी एच हो जाएगा, और ए का मतलब हो गया आर्जिनिन्स। और आपका ये है एल, तो एल तो है ही है लाइसिन। तो बेहाल याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा। ठीक है, आर्जिनिन हो गया, हिस्टिडीन हो गया, आर्जिनिन हो गया और लाइसिन हो गया। अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो ये याद करने वाले सवाल थे कि बेसिक कौन है, तो बेसिक ये तीनों हैं, तो बाकी किस में चले जाएंगे? एसिडिक में। ठीक है, और न्यूट्रल वाले भी हैं एक, तो याद रखेंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर आपका 21 है। कह रहा रिएक्शंस बिटवीन बेंजल्डिहाइड एंड एसिटोफिनोन्स and acetophenone in presence of dilute NaOH is known as पहला क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारो रिएक्शंस, फोर्थ क्रॉस कैनिजारो रिएक्शंस। सिंपल सा सवाल है, आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, एनसीईआरटी का जो है 12th का है, पार्ट सेकंड का है, और पेज नंबर जो है आपका जो है 372 नंबर पेज पे दिया है ये लाइन। क्या करना होगा? सिंपल सा सवाल है, आपके एनसीईआरटी का लाइन लिखा हुआ है। कैसे लिखा हुआ मैं दिखा देता हूँ। जब आप देखेंगे तो पहली बात कि रिएक्शन किसे? बेंजल्डिहाइड और एसिटोफिनोन्स। ये रहा आपका बेंजल्डिहाइड्स। तो बेंजल्डिहाइड का फार्मूला पता होना चाहिए आपको। ये आपका बेंजल्डिहाइड हो गया। ठीक है, और एसिटोफिनोन्स, अगर एसिटोफिनोन का फार्मूला नहीं पता है आपको पता करना पड़ेगा। ये है, तो यहाँ पे क्या लग जाए? CH3। तो ये रहा, एसिटोफिनोन तो एक तरह का क्या है? ये एल्डिहाइड है और ये फंक्शनल ग्रुप है, तो ये अल्फा हाइड्रोजन है। अल्फा हाइड्रोजन को लाके इस पे लगा दो, तो ये एल्डिहाइड और कीटोन, तो एल्डिहाइड कीटोन क्या हो रहा है? अलग अलग है। तो अलग अलग को क्या बोलोगे? क्रॉस। और कौन सा क्रॉस? कंडेंसेशन। तो क्या बन जाएगा? क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर है फर्स्ट, आपको दिखा देता हूं करके।
एल्डिहाइड करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, किसके बीच में है, सिर्फ एल्डिहाइड के बीच में होना चाहिए। ठीक है, जैसे आपका है एस्टरडिहाइड, तो दो मोल ले लीजिए। ये है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, क्योंकि ये इसके ऊपर आ रहा है। तो देखो हमने पढ़ाया था, यहाँ क्या करिए, यहाँ 2H है, अगर आपके पास यहाँ पे देखो एक H ये है तो क्या करिए, तोड़ दीजिए। तो इस पे आएगा पॉजिटिव, इस पे आएगा नेगेटिव, ये बॉन्ड तोड़ दीजिए। तो इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, क्या करिए, H वाले को इसको दे दो, इसको इससे जोड़ दो, जोड़ दीजिए। पढ़ाया था आपको। अभी आप जब सिर्फ जोड़ेंगे तो इसे क्या बोलेंगे, सिर्फ एल्डोल, और जब इसमें से पानी निकाल देंगे तो क्या कहलाएगा, कंडेंसेशन। ये पढ़ाया था आपको। तो ये आपका हो गया H, यहाँ H लगा रहेगा, और AH यहाँ आएगा तो ये क्या बन जाएगा, OH, और ये बॉन्ड खाली है, C पॉजिटिव है और C नेगेटिव है, तो ये बन जाएगा CH2 से, और ये आपका CO है, और ये आपका बॉन्ड जुड़ा हुआ है, ऐसे जोड़ दीजिए। यहाँ पे आप ऐसे भी कह सकते हैं। अब क्या करेंगे, देखो ये फंक्शनल ग्रुप, इससे लगा कार्बन अल्फा, इससे लगा बीटा, तो बीटा H निकाल दीजिए। तो ये आप यहाँ से निकाल देंगे, वाटर निकल जाएगी तो क्या कहलाएगी, कंडेंसेशन। तो आपने पानी निकाल दिया। तो अब जो बन के आएगा इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम होगा क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशंस। क्या नाम हो जाएगा, क्रॉस एल्डोल। इसका नाम हो जाएगा क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशंस। ठीक है, तो ये हो गया। तो क्या नाम हो जाएगा, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। तो बेंजल्डिहाइड ये है, एसिटोफिनोन ये है, ये बेंजल्डिहाइड है, इसका नाम क्या है, एसिटोफिनोन। ये एनसीईआरटी में लाइन लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, पेज नंबर पे लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन 22। क्वेश्चन नंबर है 22। दी कैलकुलेटेड स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Cr+2 ions is एनसीईआरटी में इसको देख सकते हैं। एनसीईआरटी आपका 12th है, पार्ट आपका फर्स्ट है। ठीक है, पेज नंबर आपका जो है पेज नंबर 221 पे है। ठीक है, एक मैं इसको एनसीईआरटी से दिखा सकता हूँ, इसको मैं अपने ट्रिक से कर सकता हूँ। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 24। तो देखो मेरा ट्रिक है, आप इंटर में 11th में पढ़ के आए हैं कि क्रोमियम है ये, इसका एटॉमिक नंबर 24 होती है। तो क्या करो, 1s2 2s2 करो। हमारा ट्रिक है, एटॉमिक नंबर 21 से लेके 29 तक कुछ नहीं करना होगा। क्या करो, S लिख, D लिख, पलट के लिख दे। तो आपने क्रोमियम लिखा और उसके नीचे 24 एटॉमिक नंबर लिखा, उसी के नीचे क्या लिखा, S और D, इसको पलट के लिख दो। तो कैसे लिखोगे, D में 4, S में 2, ये वही आएगा, करके देख लो। चाहे 24 करोगे तो आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d4 और क्या आएगा आपका 4s2। लेकिन ये रूल है कि जब D में इलेक्ट्रॉन 4 हो तो उसे 5 कर दो, या D में 9 हो तो उसे 10 कर दो स्टेबल के लिए। तो कॉन्फ़िगरेशन तो यहाँ क्या लिखा होगा 3d और यहाँ लिखा होगा 4, करके देखना वही आएगा। तो 21 से लेके 29 तक कभी नहीं करना, ऐसे लिख, D लिख, पलट के लिख दो। तो इसको अगर स्टेबिलिटी फॉर्म में देखना चाहें तो क्या कर देंगे, D में 5 और S में 1, 3d और ये 4s कहलाएगा। अब करना क्या है, ये तो क्रोमियम सिंपल फॉर्म में था ना, तो इसे क्या करना होगा, आपको इसे बनाना है Cr+2, 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो निकालो भैया, पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा, आउटर से। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया। तो D में कितना बचेगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स
और S में कितना बचेगा 0। तो अगर D में इलेक्ट्रॉन देखते हैं तो D में ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, 5 होता ही है, ये 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो N बराबर कितना आएगा 4। तो मेरा रूल है, मेरा ट्रिक है, जो भी अनपेयर्ड आए उतना पॉइंट लगा दो। तो देखो अगर म्यू बराबर कितना हो जाएगा, तो ये आ गया 4, तो 4.8 या 4.9 लिख दो, वही आंसर है। जितना आपका अनपेयर्ड आए, अब कह दो n बराबर 6 आ गया, तो अनपेयर्ड 6 नहीं होता है भैया, डी में सिर्फ 5 ही अनपेयर्ड होते हैं। अगर 6 हो जाएंगे तब भी 4 अनपेयर्ड रहेगा। अगर तुमसे कोई डी में 6 इलेक्ट्रॉन लगाओ तो 6 हो गया, 6.8 गलत हो जाएगी, तभी 4 होगा। जब 6 करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 तभी 4 रहेगा। तो ध्यान रखना। तो ये आपका कितना हो जाएगा 4.8 कर दिया। मेरा तरीका है, मान लो अनपेयर्ड आया 1, तो कितना होगा 1.8 या 1.9 हो जाएगा। 1 के बाद पॉइंट लगा देना, और अगर आप पढ़ने में आप सही हैं तो सॉल्व करके देख लेना। n+2 होती है, इस पे रख के देखना, तब भी वही आएगा। तो क्या करोगे, जो भी अनपेयर्ड आया, 1 आया तो 1.8, 2 आया तो 2.8, 3 आया 3.8, 4 आया 4.8, 5 आया 5.8 कर दिया, 6 आए तब भी 4.7 आए तो 3 यानी जब भरेंगे तो पेयरिंग होती जाएगी, तो इसका आपका आंसर मिल जाएगा। तो कितना हो जाएगा 4.8 या 4.9। तो कहाँ है ये थर्ड। तो आपको कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना पड़ेगा, मेरा अपना ट्रिक से। आगे चलते हैं। तो इसका आंसर जो है आपका थर्ड हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पे क्या है, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज is given by the following reactions. सुक्रोज प्लस वाटर, तो इससे बना है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। तो कह रहा है इफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc is 2 into 10 के पावर 13 at 300 K, the value of Rg0 at the same temperature will be क्या है, ऑप्शन है आपका -8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स इंटू 300 के इंटू ln 4 इंटू 10 के पावर 13। सेकेंड ऑप्शन है -8.314 जूल मोल इनवर्स इंटू 300 के इंटू ln 2 इंटू 10 के पावर 13। थर्ड ऑप्शन है 8.314 मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स 300 के ln 2 10 के पावर 13। फोर्थ ऑप्शन है 8.314 मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स 300 के इंटू ln। कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा सवाल है, एनसीईआरटी का लाइन है, उठा के लाइन को रख दिया है। ठीक है, तो एनसीईआरटी वाली लाइन देखते हैं।
NCERT 11th वाला है, पार्ट फर्स्ट में है और पेज नंबर जो है आपका, ठीक है, 201 पे है। और पेज नंबर 201 पे एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम को पूछ लिया था। प्रॉब्लम है एक, ठीक है, प्रॉब्लम नंबर है 7.11, उसी प्रॉब्लम को पूछा था, डायरेक्ट वही रखा ही था, ठीक है। तो प्रॉब्लम नंबर जो है आप, प्रॉब्लम नंबर आपका 71 है। कुछ नहीं करना, एक फार्मूला है, उस फार्मूले पे रख दीजिए, कुछ करना ही नहीं है। क्या फार्मूला होता है? ये होता है डेल्टा G नॉट इजकल टू माइनस ln RT ln K, ये फार्मूला होता है। डेल्टा G नॉट माइनस RT ln K, ये हम आपको पढ़ाए थे इक्विलिब्रियम में, तो उस इक्विलिब्रियम का एक फार्मूला है। इस फार्मूले पे रख दीजिए, सेम आंसर आएगा। क्या है? डेल्टा G नॉट आपसे पूछा है, तो डेल्टा G नॉट ये माइनस रहेगा। R की वैल्यू आपको पता है कितना होता है जूल में, 8.314। अब जूल है, मोल है, ये यूनिट आप देख लीजिएगा, इनटू T की वैल्यू कितना है आपको दिया है 300, तो 300 हो गया, इसको रख लीजिए, इनटू ln KC वैल्यू कितना दिया है, ln K मतलब KC वैल्यू, तो 2 × 10⁻13। तो ये आपके डायरेक्ट है, सॉल्व भी नहीं करना है, तो मैच करा लीजिए, कुछ करना ही नहीं है, सॉल्व भी नहीं करना है। तो -8.314 ये हो गया, इंटू 300 इंटू कितना, ln 2 × 10⁻13, तो कहाँ पे है देख लो, ये हो गया 300 हो गया, ये नहीं, ये वाला हो गया। यहाँ पे 4 कर दिया, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे पॉजिटिव कर दिया है, तो कौन सा आंसर होगा, सेकंड वाला। तो कहेंगे आंसर आपका है सेकंड। सॉल्व भी नहीं करना है, खाली उसके जो है यूनिट रख दिया है साथ में, इसलिए भारी बड़ा लग रहा है सवाल, तो आपको सॉल्व भी नहीं करना है। अगला चलते हैं। और एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, जो प्रॉब्लम नंबर आपका 7.1 है वही प्रॉब्लम पूछा हुआ था, सॉल्व भी नहीं करना था। तो क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। ये सब क्वेश्चन मैच कराइएगा एनसीईआरटी से, तो आपको पता चलेगा क्या एनसीईआरटी से आया था। क्वेश्चन नंबर 24, कह रहा है कि मिक्सचर ऑफ द मिक्सचर विच shows positive deviations from Raoult's law, from जो है Raoult's law is, पहला है क्लोरोइथेन प्लस ब्रोमोइथेन, दूसरा है इथेनॉल प्लस एसीटोन है, इथेनॉल प्लस एसीटोन। थर्ड है बेंजीन प्लस टोल्यूइन है। फोर्थ ऑप्शन है एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म। आप इसको एनसीईआरटी में देखना चाहते हैं तो आराम से देख सकते हैं, ठीक है। अभी पढ़ाया हूँ इसको, एनसीईआरटी 12th है, पार्ट आपका फर्स्ट है, सॉल्यूशन आपका चैप्टर चल ही रहा है, तो उसमें देख सकते हैं पेज नंबर 46 पे। एनसीईआरटी में जाइए, उसको देखिए तो आपको पता चल जाएगा। लाइन ही लिखाया था मैंने। तो आपने देखा होगा कि एथेनॉल और एसीटोन्स जो होते हैं ये पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, मैंने अभी पढ़ाया है, ये आप हमारा लेक्चर देख सकते हैं उसमें। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड, ठीक है। तो अगला सवाल चलते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चंस इस बार आए थे, ठीक है। तो एनसीईआरटी में आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल याद करना होगा इसको। क्वेश्चन नंबर 25,
क्वेश्चन नंबर 25 पे कह रहा है सुक्रोज on hydrolysis gives, पहला ऑप्शन है अल्फा डी फ्रैक्टोज प्लस बीटा डी फ्रैक्टोज। सेकंड ऑप्शन है बीटा डी ग्लूकोज प्लस अल्फा डी फ्रैक्टोज। थर्ड ऑप्शन है अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी ग्लूकोज। फोर्थ है अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी फ्रैक्टोज। आप जाइए एनसीईआरटी पे, इसमें मैं लिख देता हूँ, एनसीईआरटी पे देख सकते हैं। एनसीईआरटी आपकी 12th वाली है, पार्ट आपकी सेकंड है, ठीक है, और पेज नंबर जो है आपका 417 पे है, 417 नंबर पेज पे आपको ये लाइन मिल जाएगी, ठीक है। आप देखेंगे तो ग्लूकोज सुक्रोज की अगर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ग्लूकोज एंड फ्रैक्टोज बनता है, और ग्लूकोज फ्रैक्टोज कौन से बनते हैं? अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रैक्टोज बनते हैं। ये लाइन वहाँ लिखा होगा, अल्फा डी ग्लूकोज, ये हाइड्रोलिसिस करेंगे तो लाइन लिखा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट आंसर में हाइड्रोलिसिस सुक्रोज होता है। सुक्रोज जो होता है डाइसेक्राइड होती है, किसमें टूटता है? मोनोसेक्राइड। कौन कौन टूटते हैं? अल्फा और डी ग्लूकोज में और बीटा डी फ्रैक्टोज में टूटते हैं। ये आपका स्ट्रक्चर वहाँ बनाएंगे तो आपको बताएंगे। अगला सवाल है